नमस्कार दोस्तों, यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है खिलजी वंश। इसके पहले जो हमने क्लास लिया हुआ है दिल्ली सल्तनत का वो गुलाम वंश है। ठीक है, आपने अगर उस वीडियो कभी नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, है ना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आपने अगर सब्सक्राइब कर भी दिया है तो उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करिए, है ना। तो आइए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक अपने डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारे इसमें आपको तो फैक्ट मिलेंगे जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मध्यकाल का दिल्ली सल्तनत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, जिसमें इसमें जो हमारा आज का जो क्लास है खिलजी वंश से होने वाला है, इसके पहले हमने गुलाम वंश का क्लास ले लिया हुआ है, तो जाकर उसको प्लीज़ देखिएगा। चलिए, अब खिलजी वंश की अगर हम बात करते हैं तो खिलजी वंश में अगर हम इसके संस्थापक की बात करेंगे, ठीक, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 13 जून 1290 ईस्वी को हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। ठीक, तो ये जो खिलजी वंश का संस्थापक है इसका नाम ज़रूर आपको याद रखना है कि किसने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। कब किया था? 1290। ठीक, 13 जून 1290 को किया था। अगर आप देखेंगे तो गुलाम वंश के बाद यही खिलजी वंश की शुरुआत होती है। ठीक, जैसे गुलाम वंश, जो आपका गुलाम वंश का संस्थापक होता है जो आपका होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। और उसके बाद जो वंश आता है आपका खिलजी वंश, तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रम वाइज भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। ठीक, तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, फिर आगे जैसे हम पढ़ेंगे फिर आपको उसका जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो आपको हम दर्शाते हुए चलेंगे, आप उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आपने संस्थापक देख लिया। अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले इसमें आपको छोटा सा जो मैप दिखाई दे रहा है, आप इसको वॉच भी कर रहे होंगे, तो आप देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का जो हिस्सा है, ये ग्रीन कलर वाला जो हिस्सा है आप देखोगे तो इस ग्रीन कलर वाले हिस्से में लगभग खिलजी वंश जो था उसका शासन था। क्लियर। और अगर इसकी हम राजधानी की बात करेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी था, इसकी जो राजधानी थी उसकी राजधानी का नाम था किलोखरी। ठीक ना, तो इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था और यहीं पर इसने अपना राज अभिषेक भी किया था। क्लियर बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? 100%। चलो, अब हम इसके कुछ प्रमुख शासकों की हम बात कर लेते हैं। इन द ब्रीफ हम देखते हैं कि कौन से इसमें कितने कौन से शासक हुए और उनका थोड़ा सा टाइम पीरियड क्या था। कभी कभार आप देखेंगे अगर किसी वंश से क्वेश्चन पूछता है, तो सपोज करिए आप जब प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो नियर अबाउट एक वंश में लगभग आपके देखेंगे तो 5 या 6, 4-5 शासक रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा सरसरी नज़र से उस वंश के शासकों को देख लेना है। कभी कभी उन शासकों को पूछ लेता है किस वंश से वो संबंधित थे। ठीक, तो ऐसे मान लीजिए पूछ लेगा आपसे कि खिलजी वंश में कौन कौन से शासक थे, तो इसको आपको थोड़ा सा माइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अगर हम प्रमुख शासक की इसमें हम बात करेंगे तो इसमें जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि 13 जून 1290 को इसने स्थापना किया था खिलजी वंश का। और इसका जो टाइम पूरा चलता है 1290 से 1296 तक चलता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी और इसका जो टाइम पीरियड है ये 1296 से 1316 तक चलता है। कितना? 1296 से 1316 तक चलता है। उसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद देखें तो शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, इसका जो टाइम पीरियड है 1316 तक चलता है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का अगर हम शासनकाल देखेंगे पूरा तो 1316 से 1320। और नसरुद्दीन खुसरवा शाह का अगर देखेंगे तो 1320। और ये नसरुद्दीन खुसरवा शाह ये होता है, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने पहले बता दिया कि खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, और इसका अंतिम शासक जो हमने अभी डिस्कस किया खुसरवा शाह था। ठीक है, और आप देखेंगे तो अंतिम शासक का नाम कभी कभी गयासुद्दीन खिलजी के नाम से भी मिलता है, लेकिन आप देखेंगे तो मेन रूप से जो उसका अंतिम शासक था नसीरुद्दीन खुसरवा शाह था। क्लियर। चलिए, अब हम कुछ इस टाइम पे जो कवि थे उनके प्रमुख कवियों की हम बात कर लेते हैं। प्रमुख कवि की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसे
कवि थे, या फिर यूँ कह सकते हैं सूफी ये कवि थे या सूफी संत थे। आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, ये सूफी संत थे जिन्होंने, अब देखेंगे तो इनका जो पूरा जो टाइम पीरियड है बलबन से लेकर के, ठीक है, बलबन से लेकर के इनका पूरा टाइम मोहम्मद बिन तुगलक तक चलता है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो का पूरा जो टाइम पीरियड है वो किसके किसके शासन तक चलता है? बलबन के शासन काल से लेकर के और मोहम्मद बिन तुगलक तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात कर लें तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था, जो वास्तविक नाम था, क्या नाम था? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें तो इनको एक और उपनाम से जाना जाता था, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, तूतिए हिंद। इसका मतलब होता था भारत का तोता, यानी अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता था और इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। यह एक सूफी संत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लें तो इस वंश का सबसे जो लोकप्रिय और सबसे आप देखेंगे तो बिल्कुल स्किलफुल है ना, जो शासक था ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और अभी हमने आप वहाँ पर कुछ शासकों के बारे में बात कर लिया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस जो टेबल में आपको दिखाई दे रहा है इस सबसे महत्वपूर्ण आप ये जान लीजिए, तो अलाउद्दीन का जो टाइम पीरियड था मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया कि 1296 से 1316 तक, और इसका जो वास्तविक नाम था ये था अली गुरशस्प। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है, इसको बस आप याद रखिएगा, अली गुरशस्प। अली गुरशस्प अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम सीधे चले आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पे, दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का संस्थापक। ठीक है, 1296 तक, ये 1290 से लेकर के 1296 तक अपना शासन करता है। और अगर हम देखेंगे तो यह एक क्रूर शासक था। ठीक है, बहुत ही क्रूर शासक था। इसके द्वारा देखें जो सबसे एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बिलसा और देवगिरी जो स्थान था वहाँ पे इसने बहुत ही ज़्यादा लूट मार किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इसने मुस्लिमों के रहने के लिए भागलपुर नामक बस्ती का क्या किया था? निर्माण किया था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसका भतीजा जो होता है और दामाद होता है, क्या नाम होता है उसका? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करेगा। ठीक, अब हत्या करके अब वो जो खिलजी वंश है उसका वो संस्थापक बनेगा, यानी अगर आप यूँ कहेंगे तो उसका वो वारिश बनेगा। तो अब सिंहासन संभालता है अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कड़ामनिकपुर, यानी उसका इलाहाबाद नाम होता था, 1296 में इसने क्या किया था? वहाँ पे अपने भाई की उसने यहाँ पे हत्या करी थी और उसके बाद ये दिल्ली का अब शासक बन जाता है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी पे आगे आते हैं। 12 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बाद देखेंगे तो इसके द्वारा नकद वेतन और अस्थायी सेना की शुरुआत की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शासक के द्वारा, दिल्ली सल्तनत की शासक के द्वारा नकद वेतन और अस्थायी सेना की शुरुआत की गई थी, वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसने एक और ही महत्वपूर्ण कार्य किया था, उसका नाम था मूल्य नियंत्रण प्रणाली। ठीक, इसके द्वारा बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और जिसमें यह था कि अगर कोई व्यापारी अगर बेईमानी से या फिर कोई व्यापारी अगर वस्तुओं की जो नाप तोल है कम करता है, तो जितना वस्तुओं की नाप तोल कम करेगा उतना ही जो वजन का उसके शरीर के किसी भी हिस्से से मांस को काट करके कवर किया जाएगा। ये उसकी सख्त हिदायत थी। किस प्रणाली के तहत? बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली के तहत। ठीक है, तो इसने क्यों किया था? इसने करप्शन को, उसके शासनकाल में जो करप्शन हो रहा था उसने करप्शन को रोकने के लिए ये जो था नियम को अपनाया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा अपनाई गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हम आगे बढ़ें तो इसमें हम देखेंगे कि इसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्य हुआ, इसके द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया। ठीक, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, और इसने खिलजी साम्राज्य में कुछ सिक्के भी चलाए थे। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख लड़ाइयों की बात कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी, जैसे देखेंगे गुजरात विजय।
कब किया था इसने? 1298 में किया था, अहमदाबाद के निकट। कर्णदेव, वहाँ के जो शासक थे कर्णदेव बाघेल और अलाउद्दीन की सेना के बीच यह युद्ध हुआ था। तो गुजरात विजय इसके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। उसके बाद अब देखेंगे तो जैसलमेर, ये भी एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। आगे अगर हम चले तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था रणथंभौर का विजय। ठीक, जो रणथंभौर का विजय था, वहाँ के जो शासक थे हमीर देव पर इसने आक्रमण किया और हमीर देव को वहीं पर मृत्यु हो गई और रणथंभौर पर इसने अपना क्या किया? विजय प्राप्त कर लिया। इसके अलावा चित्तौड़, मेवाड़, शौक, मथुरा, मालवा, जालौर, देवगिरी और तेलंगाना और होयसल पर इसने क्या किया? अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़े तो अगला जो हमारा शासक आता है उसका नाम है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। ठीक है, अगर हम शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की बात करेंगे तो इसके बाद उत्तराधिकारी बनता है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, है ना। और हम देखें तो मलिक काफूर की हत्या करके आप देखेंगे तो मुबारक खिलजी, ठीक है, और उस पर कार्रवाई करके उसको अंधा कर देता है और आगे जो अगला शासक बन जाता है कौन? मुबारक खिलजी। तो अब अगला जो शासक आप देखने को आपको मिलेगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी शासक होता है। ठीक है, हम देखेंगे तो 19 अप्रैल 1316 ईस्वी से 15 अप्रैल 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर ये पूरा शासन करता है अपना, है ना। और उसके बाद इसकी भी क्या कर जाती है? इसके भी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद इसके खास जो होता है, खास खुसरो खां ने उस शासन अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, उसकी हत्या करके। अब उसके बाद यही जो आपका जो नसीरुद्दीन जो खुसरो शाह होता है ये अब शासन को संभालता है। और आप देखेंगे तो यह एक हिंदू शासक था जो बाद में मुसलमान बन गया था। ठीक है, और सभी भारतीय मुसलमानों को इसने क्या किया था? उसने पनाह दिया था अपने शासनकाल में। तो इसका जो शासन काल है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता, मुश्किल से ये शासन अपना 12 दिन तक चलाता है। कितने? केवल 12 दिन तक। ठीक, अगर हम इसके खिलजी वंश के पतन का कारण की अगर हम बात कर लें तो पहले बात तो जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है ये होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद जो भी शासक होते हैं वो बहुत ही अयोग्य, बहुत ही वो कमज़ोर होते हैं। ठीक, और इसीलिए जो दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश है ये अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो मलिक काफूर जो था ये भी एक महत्वपूर्ण सेनापति था, लेकिन बाद में इसको अच्छा जो देखेंगे तो एक शासक नहीं मिल पाता है जिसके द्वारा वो साम्राज्य को संभाल सके। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का इसके पतन होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो खिलजी वंश के जो उत्तराधिकारी थे यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद वो अयोग्य शासक थे, वो अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। ठीक है, अगर हम देखें तो कुछ नीतियों की बात कर लेंगे तो मुबारक खिलजी की कुछ गलतियों की जो नीतियां थी, ठीक है, ये भी उसका मेन कारण हो जाता है। उसके बाद देखें तो गुजरात विद्रोह हुआ था उस टाइम पे, ये भी एक मेन कारण था। ठीक है, अगर हम देखें तो देवगिरी हिंदू राजाओं का विद्रोह हुआ था उस टाइम पे, तो जो खिलजी वंश था उसके पतन होने का भी एक कारण था। और एक कारण था आंतरिक विद्रोह हो गया था, ठीक है, खिलजी वंश में। और जो हमने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि उत्तराधिकारियों का क्या था, उसमें अयोग्यता शामिल भी था खिलजी वंश में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो खिलजी वंश जो था, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने उसको डिस्कस किया आपको। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, और उसके बाद आपने अगर हमारा पूरा वीडियो देखा है तो ज़रूर इसको आप शेयर करिए, है ना, क्योंकि अब आपका एक एक दिन जो आपका पेट का एग्ज़ाम के लिए आपका एक एक दिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब कम होते चला जा रहा है। तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से लगे रहना है, अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। ठीक है, हम ऐसे ही आपके साथ पूरा सिलेबस का जो टॉपिक है कंप्लीट कराएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और आज का जो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।